इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंद वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था शिशुनाग वंश के बारे में कि कैसे हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने मगध पे शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है नंद वंश। जो नंद वंश के संस्थापक थे नंदवंश के संस्थापक थे, ये थे महापद्मानंद। इन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके मगध पे एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम हुआ नंद वंश। ठीक है, तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वे महापद्मानंद थे। महापद्मानंद काफी एक शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने एक उपाधि ग्रहण की थी एकराट नाम से। यानी कि महापद्मानंद ने एकराट की उपाधि ग्रहण की थी। वैसे महापद्मानंद को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि महापद्मानंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं अन्य नाम महापद्मानंद के अन्य नामों के बारे में, तो यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महापद्मानंद को उग्रसेन भी कहा जाता है, महापद्मानंद को अग्रमीज भी कहा जाता है, अग्रमीज। महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इन्हें द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। यानी कि ये सभी नामों से भी महापद्मानंद को जाना जाता है। उग्रसेन, अग्रमीज, सर्व छत्रांतक, द्वितीय परशुराम, ये सभी जो नाम है वो महापद्मानंद के ही नाम है। तो इन सभी नामों से भी महापद्मानंद को जाना जाता है। महापद्मानंद जो है, इनके बारे में खारवेल का जो हाथी गुंफा अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख, हाथी गुंफा अभिलेख, तो खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से भी जानकारी मिलती है कि महापद्मानंद का जो अधिकार है वो कलिंग के कुछ भागों पर भी था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो खारवेल है वो चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। और हाथी गुंफा जो अभिलेख है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। और इस अभिलेख को लिखवाया था खारवेल ने, और इस अभिलेख से बहुत सी जानकारियां मिलती है। इसी अभिलेख से एक जानकारी मिलती है कि कलिंग के कुछ भागों पर जो है महापद्मानंद का अधिकार था। और इसके साथ ही इसी अभिलेख से ये भी जानकारी मिलती है कि महापद्मानंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर बनवाई थी। सिंचाई के लिए एक नहर बनवाई थी। कहां बनवाई थी? कलिंग में। तो ये काफी एक प्रतापी राजा थे महापद्मानंद, और इन्होंने एकराट की उपाधि ग्रहण की थी। अन्य नाम जो है उग्रसेन, अग्रमीज, सर्वक्षत्रात्मक, द्वितीय परशुराम है। इसके साथ ही जो खारवेल के जो हाथी गुंफा अभिलेख से इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि जो महापद्मानंद है इनका अधिकार कलिंग के कुछ भागों पर भी था। इसके साथ ही ये जानकारी मिलती है कि महापद्मानंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर बनवाई थी। व्याकरण के एक ज्ञाता थे
जिनका नाम था पाणिनि। इसके बारे में हम सभी को पता है, इनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी पाणिनि। तो पाणिनि जो है महापद्मानंद के मित्र थे। इनकी कौन सी पुस्तक है पाणिनि की? इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की थी। तो जो पाणिनि है वे महापद्मानंद के मित्र थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एक जानकारी हुई महापद्मानंद के बारे में, नंद वंश के संस्थापक के बारे में। यहां पर एक बात और है कि अगर हम राजधानी की बात करेंगे कि नंदवंश की राजधानी कहां थी, तो नंदवंश की जो राजधानी थी ये थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में नंदवंश की राजधानी थी। राजधानियों का बदलने का क्रम हम देख रहे हैं कि बिंबिसार के समय से ही, मतलब बिंबिसार और अजातशत्रु तक तो ठीक था कि मगध की राजधानी राजगिरी में थी। उसके बाद से जो है राजधानियां परिवर्तित होती गई है। थोड़ा सा राजधानियों का भी क्रम देख लेते हैं। जैसे कि बिंबिसार के समय में जो राजधानी थी वो राजगिरी थी, अजातशत्रु के टाइम पे भी यही थी। लेकिन उदयन के बाद में, उदयन जब राजा बनते हैं उसके बाद में मगध की राजधानी को ये लेकर के जाते हैं पाटलिपुत्र में। लेकिन उदयन जो कि हर्यक वंश के शासक थे, तो जब हर्यक वंश पे जब शिशुनाग वंश का शासन हो जाता है, शिशुनाग जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर देते हैं और मगध के शासक बनते हैं, तो वे राजधानी को वैशाली लेकर के जाते हैं। यानी कि शिशुनाग के समय पे जो मगध की राजधानी थी वो वैशाली में थी। बाद में इनके जो लड़के हैं कालाशोक, कालाशोक राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र लेकर के आते हैं। तब से ये राजधानी पाटलिपुत्र में ही थी। तो ये राजधानियों का क्रम है कि पहले राजगिरी, बाद में उदयन जो है वो पाटलिपुत्र राजधानी बनाते हैं मगध की, शिशुनाग जो है वैशाली, और उसके बाद में फिर जो है शिशुनाग के जो लड़के हैं कालाशोक, वे राजधानी को लेकर के जाते हैं पाटलिपुत्र में। ठीक है, स्थानांतरित करते हैं। तो इस तरह से ये राजधानियों का क्रम है। और ये नंदवंश के जो पहले शासक है महापद्मानंद, ये उनकी जानकारी हो गई। तो इसको आप याद रखेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो महापद्मानंद के बाद में नंद वंश पे कहा जाता है कि 9 और राजाओं ने शासन किया, लेकिन उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी कहीं से मिलती नहीं है। और अलग अलग जो पुस्तकें हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ है या जैन ग्रंथ है, तो सब में अलग अलग एक मतभेद के जैसे जानकारी, स्पष्ट जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। और वैसे योग भी नहीं थे। नंदवंश के बारे में, जो महापद्मानंद के बारे में जो अगला राजा है जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है और हमें पढ़ना है, वे हैं आपके घनानंद। तो नंदवंश में हम लोगों को 2 ही राजा के बारे में पढ़ना है, महापद्मानंद और घनानंद। घनानंद जो है ये अंतिम राजा थे, नंदवंश के ये अंतिम राजा थे, अंतिम शासक थे घनानंद। कहा जाता है कि अगर आपके पास में बहुत से संसाधन और शक्तियां अगर विरासत में मिल जाए, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इसको संभाल पाते हैं। तो यही हाल जो है घनानंद के साथ भी हुआ। महापद्मानंद के द्वारा एक विशाल साम्राज्य और एक विशाल जो है राजकोष घनानंद के हिस्से में आया था, लेकिन इतना पावर, इतनी शक्तियां और राजकोष मिलने के बाद जो है घनानंद इसको संभाल नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर में एक अहंकार चला आता है और ये एक अत्याचारी शासक उभर करके आते हैं मगध के, और जनता जो है इनसे काफ़ी परेशान हो गई थी।
कहा जाता है कि इन्होंने पत्थर पर भी टैक्स लगा दिया था। तो पत्थर पे, चमड़े पे, ये सब पे टैक्स लगा दिया था। मतलब जनता जो है इनसे त्राहिमाम हो गई थी। जनता इनके अत्याचारों से जो है तंग आ गई थी ना। और इनका जो अधिकांश समय है वो भोग विलास में ही बीतता था। तो कहीं ना कहीं राजपाट से इनका ध्यान कम हो गया था और भोग विलास पे ज़्यादा हो गया था, और ये कहीं ना कहीं नंद वंश के ये पतन का एक कारण बना। इसी समय की घटना है, जब घनानंद का शासन था तो सिकंदर ने उस समय भारत पे हमला किया था। क्योंकि उस समय नंदवंश के पास में एक विशाल सेना थी, और जब सिकंदर रावी नदी के पास पहुंचता है और ये जानकारी जब मिल जाती है घनानंद को, तो घनानंद की सेना भी जो है तैयार थी सिकंदर का सामना करने के लिए। लेकिन सिकंदर की सेना जो है रावी नदी को पार करने से इनकार कर देती है, और इसके बाद से जो है दोनों में युद्ध नहीं हो पाता है, और इस तरह से मतलब मगध पे जो है सिकंदर का आक्रमण बच जाता है। एक और बात कही जाती है कि जब सिकंदर पश्चिमी भाग से हमला करते हुए आ रहा था, तो तक्षशिला के जो आचार्य हैं चाणक्य, वे मगध आए थे और वे घनानंद से मिले और उनको सिकंदर के आक्रमण के बारे में जानकारी दिए कि चूंकि मगध एक बड़ा साम्राज्य, आसपास के जितने भी महाजनपद हैं वो एक बड़ा सबसे बड़ा आपका वो महाजनपद था, बड़ा वो एक साम्राज्य का रूप ले चुका था। तो चाणक्य ने घनानंद को सलाह दी कि वे एक अखंड भारत का निर्माण करें, आसपास के जितने भी हैं जो जनपद हैं, जो महाजनपद हैं, उनको मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण करें, जिससे कि सिकंदर के आक्रमण से बचा जा सके। लेकिन सत्य के नशे में चूर घनानंद ने उनकी बात नहीं मानी और उनको जो है बेइज्जत करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। और कहा जाता है कि यहीं पर आचार्य चाणक्य ने कसम खाई, उन्होंने अपनी जो शिखा होती है, शिखा को खोल दिया और उन्हें कहा कि जब तक मैं नंद वंश का विनाश ना कर लूँ, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और भविष्य में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को मगध से उखाड़ फेंका, और इसके बाद से नंद वंश पर एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसका नाम हुआ मौर्य वंश। तो इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही कि जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ये घनानंद थे, और इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपदस्थ करके मगध पे एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है मौर्य वंश। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।